बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और आज हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स 2019 की। सिविल सर्वेंट की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो पहले 1985 की पॉलिसी चलती रही बहुत अर्सा, और फिर 2007 में नई पॉलिसी नोटिफाई हुई, और फिर 2007 की जो पॉलिसी थी वो 1985 की पॉलिसी के मुकाबले में थोड़ी कम्प्रिहेंसिव थी। और उसके बाद 2019 में जो रूल्स का सेट बना है, और ये रूल्स डील करते हैं ग्रेड 18 से 21 की प्रमोशन को, यानी BS 18 में प्रमोशन, और फिर 19, 20, 21 इन ग्रेड्स में प्रमोशन को ये पॉलिसी डील करती है। और ये पॉलिसी गुज़श्ता पॉलिसीज के मुकाबले में बहुत कम्प्रिहेंसिव है, हर चीज़ को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया गया है। और अब हम प्रमोशन रूल्स पे आने से पहले थोड़ा सा हवाला देख लेते हैं कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 क्या कहता है। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का रूल 9 प्रमोशन को डील करता है, और इसको याद करने का एक हिंट मैंने सोचा है कि क्योंकि जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, तो प्रमोशन में भी आप टॉप सीनियरिटी पे टॉप पे जाते हैं और फिर नेक्स्ट ग्रेड में आप चले जाते हैं। तो इस रूल का रेफरेंस याद रखा जा सकता है। रूल 9 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट किसी ऐसी पोस्ट के अगेंस्ट प्रमोशन का एल होगा जो प्रमोशन कोटा के लिए रिजर्व की गई हो। और ये सिविल सर्वेंट एक्ट ये भी कहता है कि दो तरह की पोस्ट होंगी प्रमोशन के हवाले से, सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट जो हैं वो उन पे आपकी प्रमोशन होगी सिलेक्शन ऑन मेरिट की बेसिस पे, जबकि नॉन सिलेक्शन में आपकी जो प्रमोशन होगी वो PER की बेसिस पे, आपकी सीनियरिटी कम फिटनेस की बेसिस पे प्रमोशन होगी। क्योंकि सिविल सर्वेंट एक्ट सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस नहीं करता, लिहाजा जैसा कि पहले हमने अर्ज किया था कि सिविल सर्वेंट एक्ट की हर एक सेक्शन के तहत रूल्स का पूरा सेट बनाया गया है। तो ये जो रूल्स हैं प्रमोशन रूल्स, ये भी सिविल सर्वेंट एक्ट की परसुएंस में बनाए गए, और इसमें प्रमोशन के सारे प्रोस्पेक्ट्स को क्लियरली डिस्कस किया गया है। अब हम आते हैं कि प्रमोशन आपकी कब होगी। प्रमोशन होने के लिए पहली शर्त है वैकेंसी होनी चाहिए, जिस वैकेंसी के अगेंस्ट आपने प्रमोट होना है। वैकेंसी नॉर्मली रेगुलर ही होती है, लेकिन प्रैक्टिस ये भी है कि अगर लॉन्ग लीव पे कोई गया है तो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे प्रमोशन हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल इनकम्बेंट जब वापस आएगा तो आप वापस अपनी पोस्ट पे रिवर्ट हो जाएंगे। इसी तरह कोई लॉन्ग पीरियड के लिए डेपुटेशन पे है तो वहां पे भी प्रमोशन हो सकती है। इन पोस्ट को कहते हैं DTL कोटा, डेपुटेशन, ट्रांसफर और लीव। लेकिन नॉर्मली ये बहुत कम होता है, नॉर्मली रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट ही आपकी प्रमोशन होती है। दूसरी शर्त है कि वैकेंसी जो मौजूद है वो प्रमोशन कोटा को जा रही है। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि यहीं से अक्सर सिविल सर्वेंट कोर्ट्स में जाते हैं कि हमारा हक मारा गया है, और कोर्ट में केस हार के वापस आ जाते हैं। वजह ये होती है कि वैकेंसी तो होती है, लेकिन वो वैकेंसी रिजर्व फॉर प्रमोशन नहीं होती, बल्कि वो इनिशियल अपॉइंटमेंट का कोटा होता है। अब ये कैसे मालूम होगा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट की वैकेंसी है या डायरेक्ट की है या प्रमोशन की है? तो कोई भी रिक्रूटमेंट रूल्स जब हम बनाते हैं किसी पोस्ट के या किसी कैडर के, किसी सर्विस के, तो रिक्रूटमेंट रूल्स में एक रेशो वहां पे स्पेसिफाई होती है कि इस पोस्ट की इतनी % लोग प्रमोशन के जरिए आएंगे और इतने % इनिशियल अपॉइंटमेंट के जरिए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रूल्स कहते हैं कि 80% प्रमोशन से आएंगे और 20% डायरेक्ट से। तो फिर उसमें ये होगा कि 4 बंदे प्रमोशन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, चाहे वो एक ही दफा हो या मुख्तलिफ पीरियड में हो। जब वो 4 पूरे हो जाएंगे तो 5वीं वैकेंसी आपकी जाएगी इनिशियल अपॉइंटमेंट को। अब उस 5वीं एक वैकेंसी के अगेंस्ट आप प्रमोशन क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जब वैकेंसी खाली होगी छठी, तो फिर आपका प्रमोशन का नंबर आएगा 6, 7, 8, 9, फिर प्रमोशन 10वीं वैकेंसी फिर आपकी चली जाएगी इनिशियल अपॉइंटमेंट को। और ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि आप सीनियरिटी में उसके करीब फॉल कर रहे हो, कि अगर जो हम एक प्लेस करते हैं बोर्ड के आगे पैनल, तो पर वैकेंसी 2 बंदों का पैनल जाता है, 2 ऑफिसर्स का पैनल पर वैकेंसी जाता है 2019 के रूल्स के मुताबिक। तो अगर एक वैकेंसी है तो 2 जो टॉप मोस्ट लोग हैं सीनियरिटी में उनका पैनल जाएगा, 2 वैकेंसी है तो 4 का जाएगा, 3 या 6 का जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप सीनियरिटी में उस
जो नंबर्स हैं वहाँ पे 6 बंदों ने जाना है, 8 ने जाना है। सीनियरिटी में आप वहाँ पे फॉल कर रहे हो, वैकेंसी प्रमोशन कोटा की हो, सीनियरिटी में आप फॉल कर रहे हो, और उसके बाद जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो आपका मुकम्मल हो, और वो मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन केस आपका फिर भी जाएगा, लेकिन डेफर या सुपरसीड होने का खतरा बाकी रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, जब ये सारी कंडीशन मीट हो रही होंगी तब जाके आपकी प्रमोशन होगी। अब सर्विस लेंथ की जहां तक बात है, तो ग्रेड 18 से 21 तक सर्विस लेंथ जो से अपना प्रमोशन रूल्स हैं इनमें 20 स्पेसिफाई कर दी गई है, और ये एस्टा कोड में भी मौजूद है। प्रमोशन रूल्स 2019 कहते हैं कि ग्रेड 18 में सर्विस प्रमोशन के लिए आपको ग्रेड 17 में 5 साल सर्विस चाहिए। अगर आपने 19 में होना है तो ग्रेड 17 और 18 में आपको टोटल मिला के 12 साल चाहिए। हो सकता है आपकी 17 में 8 साल सर्विस हो गई हो तो 3 साल आपकी 18 में होगी, इस तरह 12 साल। इसी तरह अगर ग्रेड 20 में होनी है तो ग्रेड 17 इन अबव में आपकी 17 साल सर्विस होनी चाहिए। 21 में होनी चाहिए अगर प्रमोशन है तो ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक आपकी 22 ईयर सर्विस होनी चाहिए, और अगर ग्रेड 22 में होनी है तो आपकी 17 से ग्रेड 21 तक आपकी 25 साल सर्विस होनी चाहिए। और फिर इसमें एक और चीज है कि अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपकी ग्रेड 18 में होती है तो जो ये सर्विस बताई गई है 5 साल इसमें से माइनस हो जाएंगे, फिर आपको 7 साल ही चाहिए होंगे। इसी तरह अगर आप ग्रेड 19 में आते हैं तो आपकी सर्विस 12 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, सो ऑन। यानी कि अगर आप डायरेक्ट एफपीएससी के थ्रू आते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट, या आप पहले सर्विस में है ही नहीं, आपकी पहली गवर्नमेंट सर्विस है, डायरेक्ट आप ग्रेड 18 या 19 में आ गए, तो जो पिछली सर्विस रूल में बताई गई थी 5 साल 7 साल वो वाली माइनस हो जाएगी। बकाया सर्विस जो उस पोस्ट के लिए चाहिए वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। अब हम आ जाते हैं कि जो सीएसबी डीएसबी डीपीसी क्या होता है। तो रूल्स ये कहते हैं कि एक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, और ये रूल 9 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट में भी ये शिक मौजूद है कि एक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होगा जिसकी सरबराही चेयरमैन एफपीएससी करेंगे, और ये ग्रेड 20 और 21 की प्रमोशन को कंसीडर करेगा। इसी तरह एक डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड होगा जो ग्रेड 19 के लिए प्रमोशन को कंसीडर करेगा। इसकी सरबराही नॉर्मली उस इदारे का जो सरबराह होता है, सेक्रेटरी होता है, वो करते हैं, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी इस मीटिंग में ग्रेड 21 या ग्रेड 20 के रिप्रेजेंटेटिव इसमें मौजूद होते हैं। और फिर एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी, उनके साथ ऐसा आ रहा है बी आ रहा है सीएसबी डीएसबी, लेकिन ये डीपीसी है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। तो ये ग्रेड 18 के लिए प्रमोशन को कंसीडर करती है, और ग्रेड 18 से कम के लिए भी एक डिपार्टमेंट में कई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज हो सकती हैं एपीटी रूल्स के रूल 4 के तहत। अब जो सीएसपी है वो एपीटी रूल्स के सेक्शन जो शिक है 2B के तहत बनाई जाती हैं। वो ये कहती है कि ये ग्रेड प्रमोशन को कंसीडर करने के लिए सीएसबी और डीएसपी बनाई जाएंगी। अब हम आ जाते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन से ये मुराद है कि आपका केस रेलेवेंट बोर्ड या कमेटी के सामने प्लेस हो गया और बोर्ड ने उस केस को देख लिया, तो इसका मतलब है आपकी कंसीडरेशन हो गई, यानी कि आप प्रमोशन के लिए कंसीडर हो चुके हैं। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं आउटकम्स, एक जब डीपीसी डीएसपी या सीएसबी होती है तो 4 किस्म के आउटकम्स होते हैं। और इससे पहले जो 2007 की या उससे पहले की पॉलिसीज थी उनमें ये चीजें इतनी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जब मीटिंग होगी, आपका केस कंसीडर हुआ, तो 4 आउटकम्स हैं। पहला ये है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, और प्रमोशन बाद औकात कंडीशनल भी होती है कि आप 2 महीने बाद वैकेंसी खाली हो रही है तो बोर्ड कहेगा कि 2 महीने बाद फलां डेट से इनकी प्रमोशन हो गई, तो फिर नोटिफाई उस डेट से होगी। फिर बाद औकात विद इमीडिएट इफेक्ट भी होगा। और फिर दूसरा इसका आउटकम है एक्टिंग चार्ज। अब ये एक्टिंग चार्ज इसको अपॉइंटमेंट कहते हैं, प्रमोशन नहीं कहते, एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट। एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट में ये होता है कि आपने जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो कर ली, लेकिन सर्विस लेंथ आपकी कम है, 2 महीने कम है, 1 साल कम है, तो बोर्ड आपको रिकमेंड करेगा एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट के लिए। और ये इस जो प्रमोशन रूल 2019 कहते हैं कि ये
एपीटी रूल्स की शिक के तहत होगा कि आपकी जो कंसिडरेशन होगी, अगर ये अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन इसका तरीकेकार ऐसे होगा कि जैसे आपकी प्रमोशन कंसीडर की गई है। तो एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट में सिर्फ एक जो बेनिफिट आपको नहीं होता कि आप नेक्स्ट स्केल की सीनियरिटी क्लेम नहीं कर सकते। सीनियरिटी तब क्लेम होती है जब आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। तो एक्टिंग चार्ज पे आपको प्रमोशन के सारे बेनिफिट मिलते हैं सिवाय आपकी सीनियरिटी के। तीसरी जो इसमें चीज है वो है डेफरमेंट, यानी कि आपका केस बोर्ड डेफर कर देगा। वो मुख्तलिफ वजूहत हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और चौथा जो आउटकम है वो होता है सुपर सेशन, यानी कि सुपर सीड में ये होगा कि जो सिविल सर्वेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा था, यानी कि उसका पीआर कंप्लीट नहीं था रिकॉर्ड, या उसकी मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं थी, तो फिर ये होगा कि वो सुपर सीड हो जाएगा और उससे जूनियर प्रमोट हो जाएगा। सुपर सेशन में जूनियर प्रमोट हो जाता है, सीनियर को सुपर सीड कर दिया जाता है। तो ये 4 आउटकम्स होते हैं किसी भी प्रमोशन मीटिंग के बाद 2019 के प्रमोशन रूल्स के तहत। अब इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रमोशन तो डिस्कस हो गई। प्रमोशन जब कोई बोर्ड या कमेटी रिकमेंड कर देगी तो वो इफेक्टिव तब होगी जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देगी। सीएसपी ने रिकमेंड कर दिया एक सिविल सर्वेंट को, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को अप्रूव नहीं करेंगे वो वैलिड नहीं होंगी। अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन का मरहला आता है। फिर अगर कोई सुपर सीड होता है तो सुपर सीड में नॉर्मली 2 कंडीशंस होती हैं कि आपका जो थ्रेशोल्ड है हर वैकेंसी के लिए, हर ग्रेड की पोस्ट के लिए एक मिनिमम स्कोर का एक क्राइटेरिया रखा गया है। अगर उस मिनिमम क्राइटेरिया तक कोई सिविल सर्वेंट रीच नहीं कर रहा तो उसे सुपरसीड कर दिया जाएगा। अब वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रूल्स वाला में दिया गया है। ग्रेड 18 में प्रमोशन के लिए 60 स्कोर कम से कम है, ग्रेड 19 के लिए 65, ग्रेड 20 के लिए 70 और ग्रेड 21 के लिए 75 स्कोर। 2007 की पॉलिसी में ग्रेड 18 के लिए वो 50 स्कोर था और ग्रेड 18 के लिए 50 था और 19 के लिए 60 था। बाद में वो भी 65 कर दिया गया था। अब ये सारे स्कोर क्लियर हो गए। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर कोई सिविल सर्वेंट मीट नहीं कर रहा तो उसका केस सुपरसीड हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट मुसलसल 3 दफा नॉमिनेट होने के बावजूद मैंडेटरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सका तो उसका केस भी सुपरसीड कर दिया जाएगा और उसके जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब सुपरसीड अगर किसी का केस होता है तो वो दोबारा कब कंसीडर होगा? दोबारा तब कंसीडर होगा कि वो एक एसीआर, एक पीईआर अर्न करेगा एक पूरे साल की, तो फिर तब जाके उसका केस कंसीडर होगा। इसकी एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। केस आपका जनवरी 2024 में कंसीडर हुआ। 2024 में एक सिविल सर्वेंट को उसके 2023 की एसीआर जो है जनवरी 24 में ड्यू नहीं थी और प्लेस भी नहीं की गई, उसका केस सुपरसीड हो गया। अब उसके बाद उसकी 2024 की एसीआर आ गई, तो जब वो एसीआर आ जाएगी, अगर बोर्ड की मीटिंग होती है, वो उसके सामने प्लेस कर दी जाएगी। अब दूसरी शर्त ये हो सकती है कंडीशन के 2023 की एसीआर ड्यू तो नहीं थी जनवरी में, लेकिन प्लेस कर दी गई और सिविल सर्वेंट को वहां पे सुपरसीड कर दिया गया। तो नेक्स्ट कंसीडरेशन तब होगी जब 2024 की पीईआर आ जाएगी, क्योंकि 23 की पीईआर वहां पे कंसीडर हो चुकी थी। और तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि मीटिंग मई जून में हो रही है जब 2023 की पीईआर ड्यू भी थी और फिर प्लेस भी कर दी गई। उस सूरत में फिर केस दोबारा रिकंसिडर तब होगा जब 2024 की पीईआर आ जाएगी। अब डेफरमेंट पे आ जाते हैं। डेफरमेंट जो होती है मुख्तलिफ उसकी रीजन हो सकती हैं। एक रीजन होती है कि किसी की परफॉर्मेंस बोर्ड वॉच करना चाह रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस वॉच करने के लिए 1 साल के लिए डेफर कर सकता है, और डेफर में आप सुपरसीड नहीं होते, सीनियरिटी आपकी बरकरार रहती है। इसी तरह अगर किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो केस डेफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है और उसमें सिविल सर्वेंट का कोई कसूर नहीं है तो फिर ये केस जो है डेफर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे कंसीडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए। फिर एक और सिचुएशन ये होती है कि नैब में, एफआईए में, एंटी करप्शन सेल में कोई इंक्वायरी चल रही है किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ, तो उसका केस भी बोर्ड डेफर कर देगा
लेकिन अगर उस इंक्वायरी का पीरियड 3 साल से ज्यादा हो चुका है और उस इंक्वायरी की डिले का कसूर सिविल सर्वेंट का नहीं है, तो फिर उसका केस डेफर नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी सिविल सर्वेंट ने अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 PER के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने रिपोर्टिंग अफसर को खुद जमा नहीं करवाए, और जब उसने जमा नहीं कराए तो वो खुद कसूरवार है, तो उसका केस भी डेफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई सिविल सर्वेंट 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे है, अब्रॉड पोस्टिंग पे है, या किसी भी तरह की लीव पे है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो वो केस भी डेफर कर दिया जाएगा। अब डेफरमेंट के बाद आपका केस कब कंसीडर होगा? वो तब होगा कि जिस कंडीशन की वजह से आपको डेफर किया गया है, जब वो कंडीशन खत्म हो जाएगी या जब वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, तो दोबारा बोर्ड आपका केस कंसीडर करेगा। यानी PER आपने जमा नहीं कराई थी, जब जमा करवा दी, हो गई, नेक्स्ट मीटिंग आई, केस कंसीडर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई स्टडी अब्रॉड पे है, लीव अब्रॉड पे है, डेपुटेशन अब्रॉड पे है, तो वो वापस आ जाता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वापस आके 1 साल की PER अर्न करनी होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या डेपुटेशन में या लॉन्ग लीव है 1 साल से ज्यादा, तो वापस आके एटलीस्ट एक PER अर्न करनी होगी, उसके बाद वो केस बोर्ड कंसीडर करेगा। अलबत्ता अगर किसी की 1 साल से कम की डेपुटेशन है या 1 साल से कम की लीव है, तो वो केस बोर्ड कंसीडर करेगा, उसकी प्रमोशन अप्रूव हो जाएगी, लेकिन एक्चुअलाइज वो तब करेगा जब वो उस डेपुटेशन से या लीव से वापस आ जाएगा। एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आपकी प्रमोशन का नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपने चार्ज अज्यूम किया नेक्स्ट ग्रेड का और प्रीवियस ग्रेड का चार्ज आपने रिलिंक्विश किया, इसको एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद 1 साल के अंदर अंदर कोई चार्ज एक्चुअलाइजेशन नहीं किया जाता, प्रमोशन एक्चुअलाइज नहीं होती, तो फिर वो लैप्स हो जाएगी, वो केस दोबारा बोर्ड को जाएगा। और ये उसके बाद क्वांटिफिकेशन पे थोड़ी बात कर देते हैं कि जो क्वांटिफिकेशन बोर्ड के सामने रखी जाती है 2019 की पॉलिसी में, उसको भी चेंज कर दिया गया है। पहले 70% आपकी PER का होता था रेशो, ठीक है, लेकिन अभी PER का रेशो कम कर दिया गया है। 40% आपकी PER का रेशो होता है, 30% ट्रेनिंग की वेटेज होती है, बाकी 30% जो मार्क्स होते हैं वो बोर्ड के पास होते हैं। ट्रेनिंग क्या क्या है? ग्रेड 18 से 19 के लिए MCMC मैंडेटरी ट्रेनिंग है, 19 से 20 के लिए SMC और 20 से 21 के लिए NMC या नेशनल सिक्योरिटी इन वार कोर्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं। इनको 30% मार्क किए जाते हैं। अलबत्ता अगर किसी सिविल सर्वेंट की उसी स्केल में अपॉइंटमेंट हुई है, या फर्ज करें 18 से 19 में जाएंगे, एक ही ट्रेनिंग है, तो फिर उस एक ट्रेनिंग की वेटेज जो है वो 30% होगी। अगर 2 ट्रेनिंग दें तो फिर 2 ट्रेनिंग की वेटेज 16-14 की रेशो में हो जाएगी। प्रेजेंट स्केल वाले को 16-16 की रेशो से मार्क्स मिलेंगे और प्रीवियस स्केल को 14 की रेशो से। इसी तरह क्वांटिफिकेशन आपकी लास्ट 15 ईयर सर्विस की क्वांटिफिकेशन होती है। टू प्रीवियस स्केल्स आर 15 ईयर्स विच एवर इज मोर, तो उसकी क्वांटिफिकेशन आपकी वहां पे कंसीडर हो चाहिए। अब स्कोर थोड़ा सा ध्यान में रखना लाजमी है। आउटस्टैंडिंग PER का स्कोर 10 होता है, वेरी गुड का 8, गुड का 7, एवरेज का 5 और बिलो एवरेज का 1 नंबर होता है। और डिडक्शन जो होती है, अगर किसी सिविल सर्वेंट पे कोई END रूल्स के तहत मेजर पेनल्टी लगती है, तो उसके 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं स्कोर में से। माइनर पेनल्टी लगती है तो 3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। और एडवर्सरी मार्क्स हैं, बशर्ते कि वो उसको कन्वे किए गए, उसके बाद उसने अपील की या नहीं की, वो एक्सपंज ना हो, तब उस सूरत में 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाता है। और ये एक दफा होता है। फर्ज करें एक सिविल सर्वेंट ने ग्रेड 18 में एक पेनल्टी लगी, तो जब 19 की प्रमोशन होगी तो उस टाइम उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन फिर जब उसकी 20 या 21 में होगी तो बार बार डिडक्शन नहीं होगी, बल्कि एक दफा ही होगी। ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रमोशन पॉलिसी 2019 के हवाले से। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसमें अगर कोई चीज़ें मिस हो गई हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।